Good morning, friends. Hello, everyone. गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो गुड आप मॉर्निंग लोग? सर। ठीक सर। ठीक हो? फ्रेंड्स, ज्यादातर लोग आप मुझे जानते हो। ज्यादातर लोग आप तो मुझे जानते हो। आप लोगों ने सीए फाउंडेशन में मुझसे पढ़ा है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। कुछ लोग हो सकता है जानते हैं, कुछ लोग हो सकता है नहीं जानते हो, कुछ लोग न्यू हो। सही है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीए इंटरमीडिएट के बारे में। सीए इंटरमीडिएट के अंदर आई एम टीचिंग टैक्सेशन। सीए इंटरमीडिएट में ग्रुप 1, ग्रुप 2, दो ग्रुप है। आपको पता होगा ना ये चीज बेटा। सीए हाँ इंटर के सर। अंदर दो ग्रुप है। एक है ग्रुप 1, एक है ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। उन 4 सब्जेक्ट्स के अंदर आपको एक सब्जेक्ट जो पेपर 4 है उसे हम टैक्सेशन, सॉरी पेपर 3 टैक्सेशन है। बराबर है। जस्ट अ मिनट, और लोग ज्वाइन हो रहे हैं। एक मिनट बेटा, और लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो मैं 2 मिनट रुकता हूँ। चलिए तो वापस स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 1 बेटा टैक्सेशन। टैक्सेशन आप लोगों के लिए सबसे नया सब्जेक्ट है। टैक्सेशन आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा। टैक्सेशन के बारे में सिर्फ सुना है। क्या सुना है? गवर्नमेंट टैक्स लगाती है सर, इतना हमको पता है। मेरी आवाज क्लियर है बेटा? आवाज वीडियो दोनों क्लियर है हाँ फ्रेंड? सर। ठीक। टैक्सेशन, गवर्नमेंट टैक्सेशन लगाती है सर, इतना पता है। गवर्नमेंट टैक्स लगा के क्या होता है सर? रेवेन्यू जनरेट होता है। बराबर है ना? रेवेन्यू जनरेट होता है। बस इतना हमको पता है। गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं सर? टैक्सेशन से पैसे आते हैं। बराबर, बहुत सही बात है। इतना ही आप लोगों को पता है। लेकिन इसके क्या रूल्स रहते हैं, क्या रेगुलेशंस रहते हैं, कैसे लगाया जाता है, क्या होता है, किस पे लगाया जाता है, कितना टैक्स लगाया जाता है, क्या हर चीज पे टैक्स है सर, क्या इंडिविजुअल्स को देना पड़ता है, ये सब आप लोगों को नहीं पता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ टैक्सेशन एक टोटली नया सब्जेक्ट है। टैक्सेशन के नाम पे आपके दिमाग में जो हार्ड डिस्क है वो पूरी तरह खाली है। उसमें कुछ भी नहीं है। यानी जो लिख दिया जाए वो आप मान लोगे। समझ रहे मेरी बात? जो मैं लिखूंगा आप मान लोगे। ऐसा सर? हाँ ऐसा। इसीलिए टैक्सेशन की क्लास लगाना कहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अकाउंट्स तो पहले भी पढ़ा है, कॉस्टिंग तो थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, लॉ भी पहले फाउंडेशन में पढ़ा था सर। बात आती है टैक्सेशन, सर हमने कभी नहीं पढ़ा, कभी देखा तक नहीं हमने टैक्सेशन क्या है क्या नहीं है। बराबर है। इसलिए टैक्सेशन की क्लास सही जगह लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैक्सेशन आपके सीए करियर का सबसे इम्पोर्टेंट लेग है। सबसे इम्पोर्टेंट लेग। क्योंकि हर जगह जब आप सीए इंटर के बाद सीए फाइनल में आओगे, सीए फाइनल में आने के बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो बेटा ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं है जो बिना टैक्सेशन के नहीं हो जाएंगी। ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं है जो बिना टैक्सेशन के पॉसिबल है। आपको हर जगह हर कदम पे टैक्सेशन काम आएगा। अकाउंट्स काम आए ना आए, कॉस्ट काम आए ना आए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम आए ना आए, इकोनॉमिक्स काम आए ना आए, लेकिन टैक्सेशन हर जगह काम आएगा, चाहे आप कोई भी काम करो। और टैक्सेशन में अगर आपका बेस ही बिगड़ गया, यहाँ से बेस स्टार्ट हो रहा है। 11th इज नॉट द बेस, 12th इज नॉट द बेस, फाउंडेशन इज नॉट द बेस। टैक्सेशन का बेस ये इंटर से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। अगर बेस बिगड़ गया तो आप समझ लेना पूरी, आपको पता है ये चीज, बेस बिगड़ जाता है तो पूरी बिल्डिंग बेकार बनती है। बस वो सब बातें मार्केटिंग की, मैं वो सब बातें नहीं करूंगा, मैं सीधा फैक्ट बात करता हूँ। जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं उनको मालूम है सर सीधी सीधी बात करते हैं, सर कभी कोई लालच में बात नहीं करते। टैक्सेशन बेटा दो तरह का होता है। अगर मैं बात करूं, टैक्सेशन दो तरह का होता है। टैक्सेशन हमारे कंट्री में, हम तो इंडिया के टैक्सेशन की बात करेंगे, हमारे कंट्री में फ्रेंड्स टैक्सेशन दो तरह का है। एक है डायरेक्ट टैक्सेस, क्या नाम है इसका? डायरेक्ट टैक्सेस। और दूसरा क्या है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या है वो? क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसको आजकल जीएसटी के नाम से भी मशहूर है। किस नाम से मशहूर है? जीएसटी। कम ऑन बेटा, आप लोग कोई शक्ल नहीं दिखा रहा, शक्ल नहीं दिखा रहा कोई बात नहीं, लेकिन बोलते तो जाओ। जब मैं कुछ पूछता हूँ तो आपने कुछ तो भी बोलना चाहिए, है ना? टैक्सेशन दो तरह के टैक्सेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा सर प्रैक्टिस में क्या दोनों काम आएंगे? हाँ बेटा, लाइफ टाइम दोनों काम आएंगे। सर डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट यानी डायरेक्टली लिया जा रहा है। अगर मैं सिंपल टर्म से बोलूं, डायरेक्ट यानी डायरेक्टली लिया जा रहा है, और इनडायरेक्ट यानी आपको पता भी नहीं चल रहा और आपके जेब से निकाल रहे हैं। समझे बात? इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आपको पता भी नहीं चला और आपके जेब से निकाल लिया, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन।
डायरेक्ट टैक्सेशन किससे लेते सर? जिसकी जितनी इनकम उस हिसाब से डायरेक्ट टैक्सेशन दिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन गरीब हो या अमीर हो सबको देना पड़ता है। मान लीजिए आप माचिस खरीदते हो, आप एक माचिस खरीदते हो फ्रेंड, उस पे भी आपको जीएसटी देना पड़ता है। चाहे अमीर आदमी माचिस खरीदे फ्रेंड, चाहे गरीब आदमी माचिस खरीदे, उसको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स ऐसा नहीं है। डायरेक्ट टैक्स अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ ना, तो आदमी देख के तिलक लगाता है। आदमी देख के तिलक लगाना मतलब सर जिसकी ज्यादा इनकम रहती है ना उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, जिसकी कम इनकम रहती है ना उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाते। फ्रेंड्स मेरी वॉइस बराबर आ रही है कि ब्रेक हो रही है? सर आ रही नहीं है। सर, क्लियर है। अभी क्लियर है ना? ठीक है, चलिए। यस सर। तो डायरेक्ट टैक्स किस पे लगाते हैं? इनकम देख के। जिसकी जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। ये हम टैक्स रेट निकालते वक्त ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको बेसिक बातें कई चीज बताता हूँ। चलिए टैक्सेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बताया, अब आपको बताता हूँ कि आपके पेपर में टैक्सेशन कितने मार्क्स का है। सर टैक्सेशन तो 100 मार्क्स का, हाँ बराबर है, लेकिन फ्रेंड्स डायरेक्ट टैक्स जो है वो 60 मार्क्स का है और इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये 40 मार्क्स के लिए आपको आता है, जिसको हम जीएसटी कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में आपको 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं, अरे बाप रे, और डायरेक्ट टैक्स में 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ओ माय गॉड, इन ऑल ये हो जाते हैं कितने 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 24 चैप्टर्स। अरे बाप रे सर, छोटे छोटे हैं बड़े हैं? बड़े भी है छोटे भी है, 50-50। तो सर सिलेबस बहुत बड़ा है, टैक्सेशन का सिलेबस बहुत बड़ा है और टैक्सेशन को धीरे धीरे पढ़ाना पड़ता है क्योंकि आप नए नए बच्चे हो बेटा, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, आपको टैक्स के बारे में कुछ नहीं पता। इसीलिए टैक्स की क्लास में बार बार कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सही जगह लगाना, क्योंकि पहले चैप्टर में इतने डाउट्स आएंगे, इतने डाउट्स आएंगे जिसकी कोई हद नहीं। और पहले 7-8 दिन तो ऐसा लगेगा क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या पढ़ रहे हैं हम। ये एकदम नया सा एनवायरनमेंट लगेगा आपको, एकदम नया। अरे अकाउंट्स की क्लास में कुछ नया नहीं लगेगा, डेबिट क्रेडिट। तो कॉस्ट की क्लास में कुछ नया नहीं लगेगा, लॉ की क्लास में उतना नया नहीं लगेगा जितना टैक्स की क्लास में नया लगेगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टैक्सेशन आ जाता है। आई बात समझ में फ्रेंड? तो दैट्स व्हाई टैक्सेशन आपके करियर का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसीलिए यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट रिगार्डिंग चूजिंग योर फैकल्टी, ये बात ध्यान रखना। अब मैं कैसे पढ़ाऊंगा? सबसे पहले आई एम सीए निखिल सारडा फ्रेंड and I am having teaching experience of more than 8 years in the field of taxation and economics. मैं taxation CA final में पढ़ाता था। Recently I am teaching taxation at CA inter level and also economics. आपके CA इंटर के अंदर पेपर 8 के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ 40 मार्क्स का इकोनॉमिक्स भी है। खैर उसके बारे में तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, टैक्सेशन सब्जेक्ट डीटी मैंने आपको बताया, जीएसटी आपको बताया जो कि 60 मार्क्स और 40 मार्क्स का है। अब हम कैसे अप्रोच करेंगे, हम किस टाइप से पढ़ाते हैं आपको ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो बेटा आपको कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा, कोई भी कंसेप्ट हो टैक्सेशन का वो कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा और वो कंसेप्ट कराने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व कराने पड़ते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बोल सकते हैं हम, वो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। अब सर कौन से क्वेश्चंस आप सॉल्व कराओगे? बेटा बुक में सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, जो भी आपको नोट्स दिए जाएंगे मेरे उसके अंदर क्वेश्चंस कौन कौन से कवर्ड है आपको मैं बताता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले पास्ट एग्जाम क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सारे कवर्ड आपको मिलेंगे, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। उसके बाद आप आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर इनके क्वेश्चंस भी कवर रहेंगे। इसके बाद एक एमटीपी नाम की भी चीज होती है, मॉक टेस्ट पेपर, इनके क्वेश्चंस भी कवर्ड रहेंगे जो जो नेसेसरी लगेंगे। कई बार एक तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं तो हम उसको हटा देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हर बच्चे का सवाल, सर मॉड्यूल पढ़ना है क्या? नहीं बेटा नहीं पढ़ना है, क्योंकि मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल इज बीइंग कवर्ड इन नोट, विल बी टॉट इन द क्लास, एक एक क्वेश्चन क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। ये बात मेरे से लिख के ले लो आज। और सर आपके नोट्स में कैसा रहेगा? बेटा मेरे नोट्स में ये सब मिला के 2 पार्ट में इसको मैंने डिवाइड किया है। 2 पार्ट में मतलब एक है सॉल्व क्वेश्चन जिसके सॉल्यूशंस आपको नोट्स में ही दिए हैं, और एक है बेटा अनसॉल्व्ड क्वेश्चन।
सर ये दोनों रहेंगे चैप्टर के बाद। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा हमारा, हम सॉल्व क्वेश्चंस को भी आपको पढ़ाऊंगा और अनसॉल्व क्वेश्चंस को तो डेफिनेटली सॉल्यूशन मैं ही कराऊंगा। सॉल्व क्वेश्चंस जैसे ही मिलते जुलते अनसॉल्व क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ अलग रहेंगे, कुछ डिफिकल्ट रहेंगे, तो मैं आप लोग कराऊंगा। सॉल्व क्वेश्चंस आप लोग को करना है। और इसके साथ ये तो रहेगा ही, सबसे इंपॉर्टेंट, हर कंसेप्ट के बाद, आई रिपीट, हर कंसेप्ट के बाद 1 या 2 एग्जाम्पल क्वेश्चंस रहेंगे। एग्जाम्पल क्वेश्चन ये किस पे बेस्ड रहेंगे फ्रेंड्स? एग्जाम्पल क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे उस कंसेप्ट पे जो हम पढ़ने वाले हैं। बराबर सिर्फ और सिर्फ वो कंसेप्ट को ही कवर करेंगे आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन। आई बात समझ में? तो एग्जाम्पल क्वेश्चंस 1 या 2 कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये उसके अंदर कवर रहेंगे। ये बात आप ध्यान रखें। अब इसके अंदर आपके जो टैक्सेशन है, इसके अंदर कोई डायग्राम वगैरह नहीं रहते। इकोनॉमिक्स में जैसे बहुत सारे डायग्राम रहते हैं, टैक्सेशन में डायग्राम नहीं रहते। टैक्सेशन में फ्लो चार्ट देता हूँ मैं। फ्लो चार्ट मतलब कोई एक्ट में फ्लो चार्ट नहीं दिया हुआ, ये मेरे नोट्स के अंदर मैंने बना के दिया है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बना के देने का कारण है ताकि कभी कभी कंसेप्ट को फ्लो चार्ट में अगर कवर करता हूँ फ्रेंड्स, तो इजीली समझ में आता है। तो वो सब आप लोगों को नोट्स के अंदर कवर्ड रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर वगैरह में आपको नोट्स वगैरह की भी झलक दिखा दूंगा। वैसे तो फ्री मटेरियल अपलोड हो जाएगा 1-2 दिन में साइट के ऊपर फर्स्ट चैप्टर का, तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये तो मैं कैसे पढ़ाता हूँ बेटा, इसके बारे में आप लोगों को बताया, और साथ ही साथ आपका टैक्सेशन सब्जेक्ट क्या है थोड़ा बहुत आप लोगों को उसके बारे में बताया। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारा इंट्रोडक्शन का काम तो हो गया है। अब मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। अब होता ये है, फर्स्ट डे कोई भी टीचर, देखो क्या होता है वो आपको बताता हूँ। फर्स्ट डे कोई भी टीचर बेटा आपको बहुत सिंपल टॉपिक पढ़ा देगा। सिंपल टॉपिक पढ़ाने से क्या होगा, आपको समझ में सब आ जाएगा, वाह ये टीचर बहुत बढ़िया है। हमारे स्टूडेंट की एक मेंटेलिटी है, अगर हमको टीचर का पढ़ाया हुआ एकदम समझ में आ गया तो भैया टीचर बेस्ट है, और टीचर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आया तो टीचर बेकार है। हम ये भूल जाते हैं कि कंसेप्ट क्या पढ़ा रहा है वो। अरे कंसेप्ट सिंपल पढ़ा रहा है कि डिफिकल्ट पढ़ा रहा है, कंसेप्ट क्या पढ़ा रहा है वो तो देखना पड़ेगा ना। वो सिंपल कंसेप्ट पढ़ा रहा है कि डिफिकल्ट कंसेप्ट पढ़ा रहा है। तो मैं आज आप लोगों को सबसे डिफिकल्ट कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, जो शायद ही कोई टीचर पढ़ाता है, पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट नहीं है, कभी काली क्वेश्चन आया है। लेकिन पूरा इनकम टैक्स पढ़ने के लिए उससे ज्यादा जरूरी चीज नहीं है। जब तक वो समझ में नहीं आता तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए टुडे आई विल टीच स्टार्ट विद दैट कंसेप्ट व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर अंडरस्टैंडिंग द टैक्सेशन। टैक्सेशन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई पढ़ाता नहीं क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। स्टूडेंट के दिमाग में जल्दी से नहीं घुसता, थोड़ा टाइम लगता है, फैकल्टी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है घुसाने के लिए। तो चलिए अपन घुसाने की कोशिश करते हैं कंसेप्ट आपके दिमाग में। लेकिन माइंड ये ऑनलाइन लाइव लेक्चर में तो कभी भी ध्यान रखना, लाइव लेक्चर कभी भी बेस्ट रहता है। ये तो आप लोग सब समझ गए होंगे फाउंडेशन में पढ़ते पढ़ते। लाइव का कोई विकल्प नहीं है, लाइव लेक्चर्स में और ज्यादा मजा आता है। अगर ऑनलाइन में मजा आ रहा है बेटा तो लाइव में डेफिनेटली ज्यादा मजा आएगा। ऑनलाइन में समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली लाइव में तो समझ आना ही आना है। ऑनलाइन में अगर 19 लग रहा है तो लाइव में 20-21 पक्का रहेगा लेक्चर, ये बात ध्यान रखना। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स विद डायरेक्ट टैक्सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में भी कुछ पढ़ाऊंगा, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोगों को पूरा अच्छे से डेमो समझ में आ जाए कि हाउ आई एम टीचिंग, कैसा हूं मैं और कैसे आप लोगों को पढ़ाता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो तो डेफिनेटली उनको तो सब पता है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा डायरेक्ट टैक्सेशन के बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, अब बेसिक कंसेप्ट ये मैंने आपको अभी बताया। गवर्नमेंट को खर्चे, गवर्नमेंट के पास खर्चे कितने हैं? बहुत सारे खर्चे ना गवर्नमेंट के। कम ऑन बेटा, बोलते जाओ, आप लोग बोलते नहीं हो, है ना? गवर्नमेंट के खर्चे बहुत है कि नहीं है? गवर्नमेंट के खर्चे सर बहुत सारे खर्चे गवर्नमेंट को करना पड़ता है ना, नहीं करना पड़ता है? करना पड़ता है सर, बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। तो खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? टैक्सेशन। और उसमें भी 2 तरह का, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। फ्रेंड्स आज मैं डायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में बात करूंगा, इनडायरेक्ट के बारे में आज मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मिक्सअप नहीं करना है हमको। इनडायरेक्ट में आपको अलग पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट आपको अलग पढ़ाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि आई एम द कैपेबल फैकल्टी फॉर बोथ। ठीक है, इसीलिए दोनों पढ़ाऊंगा। सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा के आपको क्लास लगवा लो ऐसा काम नहीं, दोनों चीजें पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो पढ़ा रहा हूँ सब बराबर पढ़ा। इकोनॉमिक्स तो वैसे शायद आप मना कर दोगे, जरूरत नहीं सर, हमने इकोनॉमिक्स ऑलरेडी फाउंडेशन में देख लिया है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के अंदर बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज इनकम टैक्स, एंड सेकंड एक और चीज है जो कि यहाँ पे नहीं है,
यहाँ पे नहीं है, मतलब इंटर के सिलेबस में नहीं है, ये फाइनल के सिलेबस के अंदर है बेसिकली। इसके अंदर इंटर में थोड़ा सा पार्ट है बेटा, इंटर के अंदर थोड़ा सा पार्ट है इसका, फाइनल में ज्यादा पार्ट है, बराबर। अब ध्यान से मेरी बात समझना। इनकम टैक्स, ठीक है, इसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही अभी। टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट, ओहो, टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम। आपने सुना होगा ना, विदेशों में काला धन जमा है, ये वर्ड कई बार सुना होगा, हमारे नेता लोग बोलते रहते हैं, है ना, विदेशों में काला धन, विदेशों में काला धन। अरे काला धन क्या होता है? काला धन वो होता है जिसपे टैक्स नहीं दिया है। काला धन वो होता है, ब्लैक मनी वो होता है अनटैक्स्ड इनकम। क्या होता है? अनटैक्स्ड इनकम। जी बेटा, जो भी इनकम आप कमाओ, जहां से भी कमाओ, इंडिया में कमाओ, बाहर कमाओ, कैश में कमाओ, चेक में कमाओ, अक्रू करो, रिसिप्ट करो, हर इनकम पे आपको इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स के मुताबिक, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस के मुताबिक आपको टैक्स देना पड़ता है। टैक्स यानी सिंपल भाषा में बोले तो गवर्नमेंट का हिस्सा। आपको मिलाना तो हमको भी चाहिए। सिंपल, गवर्नमेंट का कहना क्या है? तुमको मिलाना तो हमको भी चाहिए भैया, सीधी बात है। क्या देंगे सर हम आपको? कुछ परसेंटेज ही मांग रहे हैं हम आपसे। गवर्नमेंट कहती है बेटा मैं कुछ परसेंटेज ही मांग रहा हूँ तुम्हारे से, ठीक है, दे देंगे तो आप हमको परेशान नहीं करेंगे? ना ना ना, बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। लेकिन नहीं दिया तो तुम्हारी पूरी बारात निकालेंगे। बारात में दूल्हा होगा टैक्स, बाराती बनेंगे इनकम टैक्स ऑफिसर, और बारात में क्या होता है? बैंड बजाते हैं। बैंड किसकी बजाएंगे? आपकी बैंड बजाएंगे, असेसी की बैंड बजाएंगे। असेसी क्या होता है सर? असेसी वो होता है जो टैक्स देता है। असेसी वो होता है जिसकी इनकम का असेसमेंट किया जाता है। सर नए वर्ड लग रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी डेफिनेशन पे आता हूँ। असेसी क्या होता है और असेसमेंट क्या होता है, डेफिनेशन पे आऊंगा, 5 मिनट रुकिए बस। समझ में आया? तो टैक्स दिया तो ठीक है, टैक्स नहीं दिया तो आपकी बैंड बजाएंगे, बारात लेके आएंगे खुद आपके घर पे, ठीक है। चलिए, तो अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम, अनडिस्क्लोज वर्ड का मतलब जो आपने छुपाया है, डिस्क्लोज नहीं किया। छुपाया, क्यों छुपाया? टैक्स चोरी करने का आपका इंटेंशन था। तो ये तो फॉर फॉरेन, जनरली ये इनकम फॉरेन से आती है और फॉरेन में ये एसेट खरीद के रख देते हैं लोग। आपने सुना होगा कई लोगों की प्रॉपर्टीज फॉरेन में रहती है ना, कई बिजनेसमैन की प्रॉपर्टीज फॉरेन में रहती है, कई पॉलिटिशियंस की प्रॉपर्टी फॉरेन में रहती है ना। इसे कहते हैं अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम फ्रेंड्स, अनडिस्क्लोज, जो आपने छुपाया है, ठीक है। अब समझना मेरी बात। तो हमको क्या पढ़ना है सर? अभी अभी बेटा अनडिस्क्लोज, अभी पहले देश की बात तो कर ले, फॉरेन की बात तो बाद में करेंगे। तो पहले हम इनकम टैक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले भी सर, गवर्नमेंट के पास कहां से पावर आया हमारे पर टैक्स लगाने का? गवर्नमेंट की इतनी हिम्मत कि हमारे पे टैक्स लगा दे? हाँ, हिम्मत तो है। किसने दिया पावर? ये उनको पावर दिया संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर आता कहां से आता है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। सुना होगा आपने संविधान के बारे में, हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके ऊपर पूरा संविधान उनका ही लिखा हुआ है ना। तो पावर टू लेवी टैक्स कहां से आया? कहां से आया पावर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर दिया कि लेवी करना और कलेक्ट करना। सर ये लेवी क्या होता है और कलेक्ट क्या होता है? कलेक्ट करना तो आसान है सर, उससे कलेक्ट कर लिया पैसा मैंने, ला भैया पैसे दे। लेवी मतलब, लेवी मतलब लागू करना, टैक्स लगाना, उसे कहते हैं लेवी। किस इंसान पे टैक्स लगेगा? किस इंसान पे टैक्स लगेगा ये कौन बताएगा? ये पावर बताएंगी तो इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन पावर कहां से मिला? कॉन्स्टिट्यूशन से। चलो कॉमन सेंस। चलिए, आपको क्या लगता है, मुझे चलो बताओ, आप तो इनकम टैक्स में नए नए हो, मुझे बताओ एग्रीकल्चर पे यानी फार्मर्स के ऊपर क्या टैक्स लगता होगा? आपको क्या लगता है? कॉमन सेंस, कम ऑन बेटा, लेट्स बी एन इंटरेक्टिव सेशन, लेट इट बी इंटरेक्टिव। नहीं सर, नहीं लगता होगा। फार्मर पे लगता होगा बेटा? क्या लगता है आपको? क्या लगता है? कम ऑन, अरे ये लिख के आंसर मत दो, लिख के आंसर मत दो बेटा, लिख के ये चैट में मैं कितना चैट बॉक्स देखता रहूंगा, है ना। आप बोलते जाओ ना, मतलब म्यूट ऑन करो, सॉरी म्यूट ऑफ करो, बोलो और म्यूट ऑन कर दो वापस, ठीक है। क्या लगता है? कम ऑन। आप जितना ज्यादा इंटरेक्टिव करोगे उतना मजा आएगा। नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं इनके सामने पढ़ा रहा हूँ, मतलब पुतलों के सामने पढ़ा रहा हूँ। तो फिर आप थोड़ा इंटरेक्टिव बनिए। कम ऑन। क्या लगता है फार्मर पे टैक्स लगाते होंगे? कम ऑन, लेवी लेवी। सर नहीं लगता। नहीं लगता होगा, नहीं लगता। फार्मर बेचारे, किसान है बेचारे, नहीं लगाते, उन पे टैक्स नहीं लगाते। किसान पे इसलिए टैक्स नहीं लगाते क्योंकि वो एग्रीकल्चर इनकम है। क्या क्या करते हैं वो लोग? किसान क्या करता है? एग्रीकल्चर करता है, खेती बाड़ी करता है। तो एक चीज समझना, खेती बाड़ी पे टैक्स नहीं है, चीज समझना। लेकिन अगर किसान को लॉटरी लगती है तो क्या होगा? टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा। लगाएगा। तुमको मिलाना, हमको भी चाहिए।
क्या मतलब आया? तुमको मिला ना, हमको भी चाहिए। सीधी सी बात। किसान ने कोई बिजनेस किया तो एग्रीकल्चर भी करता है, साथ में बड़ा बिजनेस डाला, इंडस्ट्रियल यूनिट डाला एक बड़ा, तो लगेगा उसके बाद लगेगा उस पर टैक्स लगेगा। लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी टैक्स किसान पे लगाना कि नहीं ये नहीं है, किसान क्या करता है उस पे लगाना कि नहीं लगाना ये सोचना है। किसान अगर एग्रीकल्चर करता है, कम ऑन, उसको इनकम एग्रीकल्चर से आती, खेती बाड़ी हल जोत के बेचारा बीज डाल के खेती करता है, एग्रीकल्चर करता है, तो उस इनकम पे टैक्स नहीं है। लेकिन वही किसान अगर लॉटरी खेलता है, जुआ खेलता है, कौन बनेगा करोड़पति में पैसे जीतता है, घोड़े रेस में पैसे लगा के जीतता है, कर सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता यार? घोड़ा रेस भी कर सकता, वो लॉटरी भी खेल सकता, केबीसी में भी आ सकता, पैसे जीतते कि नहीं जीतते? तो टैक्स लगेगा सर। वो किसान ने बिजनेस किया तो भी टैक्स लगेगा सर। यानी किस पे टैक्स लगेगा किस पे नहीं, इंसान नहीं देखे जाते, वो क्या कर रहा है वो देखा जाता है। उसको कम ऑन उसको कौन सी इनकम आ रही है उस पे देखा जाता है। कम ऑन, उसको कौन सी इनकम आ रही है उस पे देखा जाता है, और उस इनकम के ऊपर टैक्स लेवी होता है। क्या होता है? लेवी लागू होगा। और अगर टैक्स लेवी हो गया, मेरे वर्ड समझ लो बच्चों, अगर टैक्स लेवी हुआ तो कलेक्शन भी होगा। टैक्स लेवी हुआ तो क्या होगा? कलेक्शन भी होगा। कलेक्शन कौन करेगा? गवर्नमेंट आपसे करेंगी, या तो आप खुद दे दो, नहीं दोगे तो फिर हम आएंगे बारात लेके, पूरा खाना खा के जाएंगे फिर तो, है ना? तो किसके पास पावर है बेटा टैक्स कलेक्ट करने का? टैक्स कलेक्ट करने का, लेवी करने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है गवर्नमेंट को। कौन सी गवर्नमेंट? हमारे इंडिया में किसी तरह की गवर्नमेंट रहती है सर? एक ही तो रहती है, मोदी सरकार? नहीं 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 नहीं, दो गवर्नमेंट रहती है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, और एक रहती है कमॉन स्टेट गवर्नमेंट। अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट नहीं रहती। तो पावर किसके पास है टैक्सेशन कलेक्ट करने का? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास। किसके पास है? कमॉन बोलते जाओ बेटा, अरे ऐसे कैसे चलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। वेरी गुड सिद्धेश, वेरी गुड। अब सर डायरेक्ट टैक्स कौन कलेक्ट करता? सीधी बात बताओ ना, बताता हूँ। 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स रहते हैं, उसमें शेड्यूल्स रहते हैं। 7th शेड्यूल आर्टिकल 246 काम का है क्या सर? नहीं, बिल्कुल काम का नहीं। कंटेन्स 3 लिस्ट। लिस्ट इसके अंदर 3 लिस्ट है। लिस्ट के बारे में बाद में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है वो बताता हूँ। विच एन्यूमरेट द करो फिर which enumerate matters under which the parliament and state legislature have authority to make law for the purpose of levy of tax। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे 3 लिस्ट है। 3 लिस्ट, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट। सर ये क्या है? बहुत आसान है। यूनियन लिस्ट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट यानी स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्करेंट यानी दोनों। फिर से बोलूं, यूनियन लिस्ट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री, यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट यानी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट यानी स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्करेंट लिस्ट यानी दोनों। सर मतलब नहीं समझा। यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टैक्स लगाने का। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है पावर टैक्स लगाने का। पार्लियामेंट के अंदर यूनियन मिनिस्टर्स, यूनियन वाले बैठते हैं, जिसको हम सांसद कहते हैं ना, सांसद। और स्टेट लिस्ट के अंदर कौन? एमएलए बैठते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके अंदर पूरे जो भी पावर्स है, मतलब ये लिस्ट पता है क्या है? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक लिस्ट बनाई है। लिस्ट 1 में लिखा है कि इन चीजों पे, इन टैक्स को यूनियन गवर्नमेंट लगा सकती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, इन इनकम। स्टेट में क्या लिखा है? इन चीजों पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर है टैक्स लगाने का। और एक कॉन्करेंट लिस्ट भी है जिसके अंदर लिखा है तुम दोनों लगाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ऐसी भी चीज है जिसमें दोनों लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल है, जीएसटी में पता चलेगा वो चीज आपको। ये तीनों लिस्ट के बारे में जीएसटी के अंदर डिफाइन किया गया। यहाँ तो मैंने ऐसे ही डाल दिया बेटा, लेकिन पूरा जीएसटी के अंदर डिफाइन किया। अब जीएसटी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले। पहले आपको काम की बात बताता हूँ। अपना इनकम टैक्स क्या सर वो बताइए। ये है इनकम टैक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। इनकम टैक्स इज मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स। एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट यानी क्या हुआ? कम ऑन, अभी बताया। यूनियन लिस्ट यानी कौन सी गवर्नमेंट लगाएंगी? कम ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। 82 नंबर की एंट्री के अंदर यूनियन लिस्ट 1 के अंदर 7 शेड्यूल टू आर्टिकल 246 के अंदर
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये पावर दिया है पार्लियामेंट को कि वो इनकम टैक्स के रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे। सब इनकम पे टैक्स लगाओ, एक चीज अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब क्या हुआ, आप सब इनकम पे टैक्स लगाओ, हमको कोई तकलीफ नहीं है। किस पे नहीं लगा सकते, किस पे नहीं लगा सकते? एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे। सीधी सी बात है। अरे यानी गवर्नमेंट ने किसानों को माफ नहीं किया, गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा। ये किसने बोला? कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि तुम एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकते। और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये लिखा है कि तुम एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकते, तो गवर्नमेंट के पास क्या पावर है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का? नहीं, गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का। जब पावर ही नहीं है तो स्विच कैसे चालू करेगी गवर्नमेंट? सीधी सी बात है ना, जब पावर ही नहीं है तो टैक्स लगा ही नहीं सकती, रूल बना ही नहीं सकती। आई बात समझ में? यानी एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट 1 के तहत पावर दिया गया है। किसने पावर दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को पावर दिया। क्या पावर दिया? कि तुम भैया एग्रीकल्चर इनकम छोड़ के बाकी तुमको जिस पे टैक्स लगाना है लगाओ, हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खबरदार एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाया तो खबरदार नहीं लगा सकते। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेंगी बेचारी? एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा नहीं सकती गवर्नमेंट। ठीक है, इतना जितना बताया बेटा समझ आया क्या? बस प्लीज इतना बताइए। कम ऑन, समझ आया इतना? यस सर। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सर, हाँ सर। आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ और कंसेप्ट बताता हूँ पहले, बाकी तो बाद में पढ़ेंगे। कुछ और कंसेप्ट बताता हूँ, ध्यान देना बेटा। ये बेसिकली आपके कंसेप्ट इंप्रूव करने के लिए क्लास है। हम कैसे पढ़ाते हैं ये पढ़ाने के लिए क्लास है, बाकी इसका और कोई कारण नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, दो चीज बताने जा रहा हूँ रादर। प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। बहुत आसान है। प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर, एक सेकेंड, इसको प्यार से पीवाई लिखते हैं, इसको प्यार से एवाई लिखते हैं। एग्जाम में पीवाई एवाई लिख सकते क्या सर? यस, आप बिल्कुल एग्जाम में पीवाई एवाई लिख सकते हैं, प्रीवियस ईयर असेसमेंट। ठीक, चलिए बेटा ये कंसेप्ट पढ़ते। क्या होता है सर प्रीवियस ईयर, क्या होता है असेसमेंट ईयर? जिस साल, अच्छा ये कंसेप्ट साल भर साल चलता है। आपको बेटा एक बात बताओ, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है समझता है? फाइनेंशियल ईयर सुना होगा ना बेटा, अकाउंट्स में कभी तो भी फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। वेरी गुड, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। वही प्रीवियस ईयर है। अरे कितना आसान है सर। हाँ, प्रीवियस ईयर का दूसरा नाम क्या है? फाइनेंशियल ईयर। तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ सर? ईयर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। अरे हाँ कि ना, यही हुआ ना कि नहीं हुआ? हाँ, प्रीवियस ईयर इज फाइनेंशियल ईयर। तो सर फिर नया नाम क्यों दे दिया? इनकम टैक्स है ना बेटा, कुछ नया तो करना पड़ेगा। अब नया क्या है वो बताता हूँ, मैं लिखता हूँ, समझने की कोशिश करना। द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड। क्या लिखा मैंने? द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड इज प्रीवियस ईयर। अच्छा ये हिसाब जो आप पैसा कमाते हो उसका टैक्सेशन जो गवर्नमेंट है साल भर का हिसाब करेंगी ना, कि हर महीने आके खड़े हो जाओगे ला टैक्स ला, ला टैक्स ला, ला टैक्स ला, ऐसा करेंगी गवर्नमेंट? नहीं 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 भैया, ये फालतू नहीं। साल भर का हिसाब आओ कर लो एक साथ, ऐसा ही करेंगे ना? क्या लगता है आपको? साल भर का हिसाब करेंगे? साल भर का एक साल। ऑब्वियसली साल भर का हिसाब क्या हर महीने थोड़ी आते रहेंगे यार। साल भर का हिसाब करेंगे। तो कौन से साल का सर? फाइनेंशियल ईयर का हिसाब करो, फाइनेंशियल ईयर का हिसाब करो, हमको नहीं पता। साल भर, अच्छा साल भर का हिसाब साल कंप्लीट होने के बाद होगा कि पहले ही हो जाएगा? बाद में। कंप्लीट होने के बाद होगा। मान लो 29 मार्च को गवर्नमेंट आती है आपके पास
ला हिसाब दे, और आपने 29 मार्च तक हिसाब दे दिया, और फिर अचानक 31 मार्च को आपको लॉटरी लग जाती है, तो आप तो खुश हो जाओगे, यार गवर्नमेंट ने टैक्स छोड़ दिया, लॉटरी तो भूल गए वो लोग। ऐसा नहीं होता, इसीलिए साल भर का हिसाब किया जाता है। आई बात समझ में? अब ध्यान रखना, यानी प्रीवियस ईयर क्या हुआ? ईयर विच, अभी डेफिनेशंस वगैरह एग्जाम में नहीं आती है, ठीक है, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है। ईयर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। सर 1 अप्रैल तो हर साल आता है, हाँ, तो प्रीवियस ईयर भी हर साल आता है। एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। अरे वाह, यानी 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 पता है क्या है ये? 1 अप्रैल 2019 को कोई साल शुरू होगा तो 31 मार्च 2020 को खत्म होगा। ये है प्रीवियस ईयर नंबर 1। समझ आया क्या? कुछ समझ आया क्या? थोड़ा सा हाँ सर। समझ आया ना? यानी पहला प्रीवियस ईयर था 1/4/2019 को शुरू हुआ, 31/3/2020 को खत्म हुआ। दूसरा अगला प्रीवियस ईयर फिर कब शुरू हो जाएगा? 1/4/2020 को शुरू होगा, 31/3/2021 को खत्म होगा। तीसरा प्रीवियस ईयर कब शुरू होगा? 1/4/2000, बोलो बोलो बोलो, 21 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं? 1920, 2021, 21-22। हाँ, शाबाश बेटा, वेरी गुड। मतलब इस साल मैंने 1/4/2019 से 31/3/2020 तक जो इनकम कमाई उसकी टोटल मारो, टैक्स दो। 1/4/2020 से 2021 तक जो इनकम कमाई उसकी टोटल मारो, टैक्स दो। 1/4/2021 से 2022 तक जो इनकम कमाई उसकी टोटल मारो, टैक्स दो। सर इतना आसान है? नहीं, इतना आसान नहीं है, लेकिन कंसेप्ट यही है। इनकम की टोटल मारनी है, उसके ऊपर जो टैक्स है कैलकुलेशन रूल्स के हिसाब से आपको इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टैक्सेशन देना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर लेकिन कब देंगे? कब देंगे? तो आप क्या बोलोगे? सर 31 मार्च खत्म हो जाने तो उसके बाद देंगे, ऐसा ही बोलोगे ना। सर पूरा साल तो खत्म होने दो, 31 मार्च रात को 12 बजे जैसे ही साल कंप्लीट होगा हम टैक्स दे देंगे। अरे हाँ या ना? कम ऑन बेटा, बोलो, आपको बोलना पड़ेगा हाँ थोड़ा सर, सा, आप बोलोगे Yes, दे sir. देंगे। हाँ सर, हाँ तो क्या सर, हाँ गवर्नमेंट सर। रात को 1 बजे आ जाएगी, चल ला टैक्स ला, जल्दी ला टैक्स ला, जल्दी ला, हो गया साल खत्म, रात को 12 बजे आपके घर पे आएगी टैक्स दे भैया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं नहीं रहता। सर, आपको नहीं कुछ नहीं। टाइम दिया जाएगा, कुछ टाइम दिया जाएगा, वो टाइम में आप टैक्स भर दीजिए, कोई प्रॉब्लम। अभी मैं बेटा बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, आप समझना, इसमें टीडीएस वगैरह बहुत 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 कंसेप्ट आते हैं। अभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, अभी शुरुआत की है, नन्हे मुन्ने बच्चे हो आप लोग, बस जितना पढ़ा रहा हूँ वो समझ रहा है क्या, वो इंपॉर्टेंट है। आगे की बहुत चीजें दिमाग में आ सकती है, लेकिन अभी उसके ऊपर डिस्कशन मत करो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ बार बार, टैक्सेशन आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। आपने आज के पहले इसके बारे में कुछ सुना ही नहीं, कभी सुना था प्रीवियस ईयर क्या होता है? नहीं सुना था, लेकिन आज समझ में आया। जिस साल इनकम मैं कमाता हूँ प्रीवियस ईयर होता है, वो प्रीवियस ईयर कहलाता है, बराबर? अब समझना, अब समझना। असेसमेंट ईयर क्या होता है सर फिर? अरे लाडो लाडो मत करो यार, कौन है ये? ठीक है, असेसमेंट ईयर क्या होता है? व्हाट इज असेसमेंट ईयर? असेसमेंट ईयर ये होता है जिस साल, समझना मेरे वर्ड, लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ, जिस साल इनकम का असेसमेंट किया जाता है। असेसमेंट, इनकम टैक्स का असेसमेंट किया जाता है। असेसमेंट यानी क्या इनकम कमाई तुमने, चलो उसका पूरा असेसमेंट करेंगे और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे और वो आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। जैसे आपने कोई पेपर सॉल्व किया और वो पेपर असेसमेंट के लिए मेरे पास आएगा, मैं पेपर चेक करके आपको क्या दूंगा? मार्क्स दूंगा। क्या दूंगा? मार्क्स दूंगा। और आप लोग, और वैसे ही इनकम टैक्स में गवर्नमेंट बोलेंगी तूने साल भर पैसा कमाया ना, चल ला हम तेरा असेसमेंट करेंगे, हम तेरा असेसमेंट करेंगे। जैसे ही साल कंप्लीट होगा, कौन सा साल? मान लो 1/4/2019 से 31/3/2020, ये प्रीवियस ईयर है, ये साल कंप्लीट होगा तो इसका असेसमेंट ईयर क्या बनेगा आपके हिसाब से? बताइए कहां से शुरू होगा? चलो कम ऑन, सोचो, इसका असेसमेंट ईयर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ईयर मतलब पूरे 12 महीने की बात बेटा, ईयर मतलब पूरे 12 महीने की बात। बोलो बोलो बोलो, आवाज बढ़ा आपने? अरे पूरा बोलो, पूरा बोलो। 1/4/2020 से 31
3/2021 है ना? है ना? Yes, सर sir. 1/4/2019 से 2020 तक मैंने इनकम कमाई, और जैसे ही 20 कंप्लीट हुआ यानी 1 अप्रैल 2020 स्टार्ट हो गया, और वहां से लेके एक साल कितना होता है 31/3/2021, ये हुआ असेसमेंट ईयर। इस साल में इस प्रीवियस ईयर की इनकम असेस की जाएगी और टैक्स दिया जाएगा। होप समझ में आया थोड़ा थोड़ा। तो बेटा बताओ इसका क्या होगा? 21, 22. 21, 22, 22, 23 है ना? है ना? है ना? तो एक चीज और निकल के आती है, कम ऑन, ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। देखो वर्ड्स का शब्दों का खेल है। ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर इज असेसमेंट। अरे हाँ की ना? अरे हाँ की ना? ईयर मतलब 12 महीने। बेटा ये तो आपको पता है ना, बचपन में सिखाया होगा ना, एक साल मतलब 12 महीने, साल मतलब 12 महीने। अब यहाँ पे बड़े वर्ड्स का इंपॉर्टेंट है, ईयर ईयर बोला ना, यहाँ पे क्या बोला आपको? ईयर 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 हम कह रहे हैं, ईयर ईयर के बारे में कह रहे हैं। तो ईयर मतलब क्या हुआ? ईयर मतलब साल होता है 12 महीने। प्रीवियस ईयर जिस साल इनकम अर्न होती सर है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभी आ रही बेटा? हेलो सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। वीडियो भी लैग हो रहा, आवाज भी ब्रेक हो रही है। ओके, वीडियो भी लैग हो रहा। Yes, sir. यस सर। यस सर। कैसा करें फिर? तो आपको समझने में दिक्कत हो रही होंगी फिर तो। हाँ सर। सर असेसमेंट ईयर का थोड़ा कंफ्यूज हो गया, प्रीवियस ईयर समझा। प्रीवियस ईयर पूरा पकड़ में आ गया, असेसमेंट ईयर फिर से बताते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो एक काम करते बेटा, अभी इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा सेशन जल्दी एंड कर देता हूँ आज। नेक्स्ट सेशन में फिर ज्यादा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मतलब नहीं समझ में आए तो क्या फायदा, मैं बोलते जाऊँ आपने सुना ही नहीं तो क्या फायदा। ठीक है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर, चलेगा सर। ओके चलिए, तो पहले आपको असेसमेंट ईयर आज इतना समझाता हूँ, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर ये जरूर समझा देता हूँ। ठीक है? तो चलिए असेसमेंट ईयर पे आता हूँ वापस। एक बार प्रीवियस ईयर तो आपको समझ में आ गया। अब मैं कहता हूँ भैया तूने इनकम कमाई 1/4/2019 से 31/3/2020 तक आपने इनकम कमाई, तो उसका असेसमेंट करना है, हिसाब किताब लाओ। तो ऑब्वियसली साल खत्म होने के बाद ही असेसमेंट होगा ना, है ना? साल खत्म होने के बाद ही असेसमेंट किया जाएगा। Yes, sir. साल खत्म हो जाता है 31/3/2020 को, असेसमेंट ईयर स्टार्ट हुआ 1/4/2020 से 31/3/2021 तक, एक साल, ईयर, ये है असेसमेंट ईयर। उसके बाद 2021 प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर हुआ 21-22, 21-22 प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर हुआ 22-23। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ प्रीवियस ईयर को इमीडिएटली जो बाद में ईयर शुरू होता है वो असेसमेंट ईयर है? ऐसा मैं कह सकता हूँ, यस सर। है ना? Yes, sir. यस Yes, sir. प्रीवियस ईयर जो शुरू हुआ है 19-20 के बाद वाला असेसमेंट, यानी ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर इज असेसमेंट ईयर। ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर इज असेसमेंट ईयर। ये बात तो आपको समझ में आ गई, लेकिन मन में सवाल उठ रहे होंगे, मन में सवाल उठ रहे होंगे। क्या सवाल, वो मैं बता देता हूँ। सर आपने बताया 2019 2020 ये प्रीवियस ईयर है, तो इसका असेसमेंट ईयर हुआ 2020 2021, बराबर है? अरे हाँ की ना? अरे हाँ बोलो ना बोलो? Yes, sir. यस सर। हाँ। Yes, sir. आपने Yes, बोला sir. प्रीवियस ईयर 21-22, एक सेकंड, प्रीवियस ईयर 2021, और एक और अपने साल पकड़ा था ना 21-22। 2021-22। इसका असेसमेंट ईयर क्या हुआ? 21-22। और इसका क्या हुआ बेटा? 22-23। अब मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, समझा तो ठीक, नहीं तो वापस बताऊंगा। एक कहावत सुनी होगी, एक टीवी सीरियल आता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, याद है क्या? क्योंकि सास नहीं भी कभी सर। बहू थी,
नहीं याद, कोई बात नहीं, बहुत पहले आता था। अरे हर सास कभी तो बहू थी, चलो अब समझ नहीं कुछ, सास बहू समझता है, सास बहू, हर सास कभी यस बहू सर थी। हाँ वैसे ही हर असेसमेंट ईयर कभी तो भी प्रीवियस ईयर था, हर प्रीवियस ईयर आगे जाके असेसमेंट ईयर बनने वाला है। देखो समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. सोच के देखो, Yes, sir. कम ऑन समझा। कम हाँ ऑन, सर समझ ये गया Yes, sir. प्रीवियस ईयर है, समझा समझना, ये प्रीवियस ईयर है, इसका असेसमेंट ईयर ये है, लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर है ये 2018-19 ईयर के लिए क्या बन गया? असेसमेंट ईयर। assessment year. Assessment समझे year. क्या? समझे क्या? समझे क्या? Yes, sir. हाँ ये Yes, sir. सर सर ये यानी एवरी प्रीवियस ईयर इज वंस असेसमेंट ईयर एंड एवरी असेसमेंट ईयर इज वंस प्रीवियस ईयर। इस साल के लिए भले वो प्रीवियस ईयर हो, लेकिन पिछले साल की इनकम के लिए वो असेसमेंट ईयर है। तो अब मुझे बताओ बच्चों, अभी कौन सा साल चालू है? अभी अभी कौन सा साल चालू है? कम ऑन, 2021. फाइनेंशियल ईयर कौन सा चालू है? 2021. 2021 इज द फाइनेंशियल ईयर विच इज गोइंग ऑन। ये फाइनेंशियल ईयर चालू है। तो मुझे बताइए इस ईयर का प्रीवियस ईयर कौन सा? 1920. एक सेकंड, मेरा सवाल और सुधार दो। 1920. अगर 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 मैं इस ईयर को असेसमेंट ईयर कहूँ कि भैया ये असेसमेंट ईयर है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए प्रीवियस ईयर यानी पिछला, यानी क्या? 1920. और अगर मैं आपको कहूँ ये जो है कम ऑन, ये असेसमेंट सॉरी ये असेसमेंट ईयर नहीं है, ये प्रीवियस ईयर है, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए इस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर क्या होगा? 21-22. क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कंसेप्ट समझ में आया क्या, ये बताओ बेटा। Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर अब समझ ये में आ बड़ा गया सर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर जगह काम आने वाला है, हर रोज काम आने वाला है, हर लेक्चर में काम आएगा, हर क्वेश्चन में ये काम आएगा, हर क्वेश्चन में, पूरे पेपर में जितने क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट काम आने वाला है। नौ सीखे हो आप लोग, क्वेश्चन समझ में आ गए, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अब ये कंसेप्ट तो आपके समझ में आया, आप लोग कह रहे हो। अब हम थोड़ा और आगे चलने की कोशिश करते हैं। बेटा अभी इंटरनेट स्टेबल है क्या? मतलब आवाज और वीडियो बराबर है? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. अभी है. है ना? बराबर बराबर है। Sir, अभी चलो, बराबर है. ठीक ठीक, अपन आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं थोड़ा सा। सर ये कौन बताता है क्या रेट से टैक्स लेंगे? अभी तो आपने बता दिया हमको। अब बेटा आपने सुना होगा ना, हमारे वित्त मंत्री, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हर साल बजट आता है, सुना है क्या आपने? बजट आता है, बजट फरवरी में Yes, आने sir. वाला है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो सर ये फरवरी हर साल बताता है, और वो फरवरी में बताने के बाद आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे इस साल टैक्स बढ़ गया, कम हो गया, लोगों की जेब पे हाथ डाल दिया, ऐसा कुछ तो भी बताते होंगे, सुना होगा आप लोगों ने आज तक, लेकिन समझता सर। कुछ नहीं था सर। अब समझना हाँ, है, सर. अब समझना है, तो कम ऑन, अभी बजट आने वाला है 1 फरवरी को। जैसे ही हमारी क्लास, लाइव क्लास स्टार्ट होगी, हम बजट पे डिस्कशन करेंगे, समझ रहे हैं? 1 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हो ही जाएंगी आप लोग, या तो लाइव होंगी या ऑनलाइन होंगी, हम बजट पे डिस्कस करेंगे। तो सर तब तक हमको बजट समझ जाएगा? यस, तब तक आपको बजट समझ जाएगा, क्योंकि मैं आपको बजट का पूरा बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, इनकम टैक्स से रिलेटेड, और इनकम टैक्स से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसका हम डिस्कशन करेंगे फर्स्ट डे, जिस दिन हमारी क्लास में, क्योंकि अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब समझ लो, एज अ बीइंग अ सीए स्टूडेंट, एज अ बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब आप बनेंगे, हर वो फरवरी का वो दिन जिस दिन बजट आने वाला है, एक तारीख को आता है, पहले 28 फरवरी को आता था, 28 फरवरी को आता था, अब आता है वो 1 फरवरी को, तो वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि अब आपको उसमें समझने लग गया, अब आपको उसमें समझने लग गया, नहीं तो समझता नहीं था। अब क्या समझेंगे सर हम बजट में? चलिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर कब आई थी इनकम टैक्स एक्ट? ये आई थी 1961 में, लेकिन ये हर साल चेंज आते हैं इसके अंदर। क्या आते हैं? चेंज आते हैं हर साल। गवर्नमेंट इसमें अमेंडमेंट करती है। चेंज का मतलब क्या होता है बेटा? अमेंडमेंट करती है हर साल इसके अंदर गवर्नमेंट, ताकि
हर साल गवर्नमेंट को किस हिसाब से टैक्स लेना है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सीधी बात है बेटा, ये टैक्स लेने का रूल हमेशा के लिए एक बना देंगे क्या? नहीं सर, हमेशा के लिए एक नहीं बना सकते, इसमें रोज चेंजेस करने पड़ते हैं। कभी कोई सेक्टर वीक हो जाता है तो उस पर टैक्स थोड़ा कम लगाओ, कभी कोई सेक्टर स्ट्रांग है तो उससे टैक्स थोड़ा ज्यादा लो, कभी गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाता है तो टैक्स बढ़ाना पड़ता है, कभी गवर्नमेंट का खर्चा कम रहता है तो गवर्नमेंट टैक्स कम कर सकती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है। और मगर अब फाइनेंशियल ईयर तो अभी फुल ईयर का मतलब किसने बोला बेटा फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो गया है? ऐसा किसने बोला, प्लीज बताइए। सिद्धेश बेटा, आपका सवाल है कि सर फाइनेंशियल ईयर तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है। सिद्धेश, आप मुझे सुन रहे हो? हाँ सर। किसने बोला ऐसा आपको कि फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो गया है? ऐसा किसने बोला? अभी तक तो नहीं हुआ। पर जो सर यहाँ पर जो है वो बोल रहे थे कि अभी हमें फट ऑडिट हमें 10 जनवरी तक 10 डेज का एक्स्ट्रा पीरियड मिला है हमको ऑडिटिंग वगैरह करने के लिए, इसलिए आपसे पूछा मैंने। वो क्या रहता है वो भी समझना, वो आपको 10th चैप्टर में पढ़ने मिलेगा इनकम टैक्स के। चलो अब बात निकली है तो दूर तक जाएंगी, बता ही देता हूँ, सुन लो, बता देता हूँ, सुनो मेरी बात। अब आपने अभी बोला था प्रीवियस ईयर कौन सा चालू था अभी अच्छा अभी असेसमेंट ईयर कौन सा चालू? अभी 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 2021. 2021। मैंने अभी बताया था हर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर है और हर असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर है ना? तो अभी sir. आप कौन से साल का असेसमेंट कर, अभी आपका असेसमेंट ईयर चालू है 2021, बराबर है, जिसका Yes, मतलब sir. होता है 1/4/2020 से 31/3/2021 तक। लेकिन इस असेसमेंट ईयर में बेटा आप कौन से ईयर की इनकम असेस करोगे? 1920. प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर की। वो प्रीवियस ईयर क्या हुआ? 1920, है ना? Yes, sir. अब समझना सिद्धेश, अब समझना, ये जो डेट बढ़ी सर 10 दिन ज्यादा मिल गया, ये क्या होता है बताता हूँ। ये साल की इनकम कौन सा साल है? 1/4/2019 से 31/3/2020, यानी इस प्रीवियस ईयर की इनकम आपको असेस करना है 2021 में। 2021 यानी कितना समय पीरियड होता है? 12 महीने, ये है वो पीरियड। तो गवर्नमेंट ने कोई डेट, कोई भी आके कभी भी दे देगा कि गवर्नमेंट ने कुछ डेट फाइनल की होगी कि भाई इतनी तारीख तक मिल जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने डेट फाइनल की है, गवर्नमेंट ने कहा है 30 सितंबर तक, 30 सितंबर कौन सा? 2020 तक हमको इस प्रीवियस ईयर का हिसाब किताब दे देना भैया। क्या कहा गवर्नमेंट ने? प्रीवियस ईयर खत्म हो गया ना तुम्हारा 31 मार्च को, तुम्हारा 31 मार्च को प्रीवियस ईयर खत्म हो गया ना, तो हमको 30 सितंबर 2020 तक हिसाब किताब दे देना। यानी आपके पास कितने महीने हिसाब किताब करने के लिए? कम ऑन, सोच के बताओ, कितने महीने हिसाब किताब करने के लिए? 6 महीने. 6 months एक्स्ट्रा मिल गया। 6 months नहीं, एक्स्ट्रा नहीं कहते हैं, आपके पास हिसाब किताब करने के लिए 6 महीने, ये लास्ट डेट है। इस डेट तक हमको हिसाब किताब दे देना, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। अब इस बार कोरोना आ गया था, इस बार कोरोना था, आपको तो पता है, तो लॉकडाउन लग गया था, लोग हिसाब किताब नहीं कर पाए, इसलिए गवर्नमेंट ने इस डेट को एक्सटेंड किया 31 दिसंबर. 31 दिसंबर तक। और अभी 31 दिसंबर को फिर से और एक्सटेंड किया है 10 जनवरी और 15 जनवरी तक। 10 जनवरी कुछ लोगों के लिए, 15 जनवरी कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए 31 जनवरी भी किया है, और कुछ के लिए 15 फेब भी किया है। लेकिन इसके आगे नहीं जाएंगी गवर्नमेंट, समझे क्या? अरे अभी भी असेसमेंट ईयर ही चल रहा है ना, कब तक असेसमेंट ईयर था? 31/3/21 तक असेसमेंट ईयर चल रहा है ना? तो ये गवर्नमेंट को हिसाब किताब देने की डेट्स है। जो आप समझ रहे थे कि सर ये तो फाइनेंशियल ईयर हो गया, नहीं नहीं नहीं, फाइनेंशियल ईयर कभी भी 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। जो 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को कंप्लीट होता है, उसको पता है क्या कहते हैं इनकम टैक्स की बात? कैलेंडर ईयर। कैलेंडर वेरी गुड, शाबाश, कैलेंडर ईयर, इसे कहेंगे कैलेंडर ईयर। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। समझ आया? अभी आपका डाउट क्लियर हुआ बेटा? यस सर, थैंक यू सर। ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ऑडियो वीडियो सब बढ़िया चल रहा है?
हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। चलिए तो फिर Yes, आगे sir. चलते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब मैं आ रहा हूँ एक्ट पे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 काफी पुरानी एक्ट है, लेकिन हर साल इसमें चेंजेस करते हैं कि हर साल क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें है क्या, स्कोप ऑफ इनकम टैक्स में है क्या, इनकम टैक्स एक्ट की स्कोप क्या है। इट कंटेन्स प्रोविजन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। भैया कौन सी इनकम पे हम टैक्स लगाएंगे ये हम आपको बताएंगे। टैक्स लाइबिलिटी तुम्हारी कितना कैसे निकालना ये भी हम बताएंगे। हम कैसे असेसमेंट करेंगे उसका प्रोसीजर ये भी हम बताएंगे। अपील पेनल्टी प्रोसिक्यूशन क्या होता है, अगर तुमने बराबर काम नहीं किया तो हम पेनल्टी लगाएंगे, अगर तुमने बराबर इनकम टैक्स नहीं भरा तो हम तुमको प्रोसिक्यूशन करेंगे। प्रोसिक्यूशन मतलब जेल में डालेंगे, पूरी बारात निकालेंगे। इट ऑल्सो लेज डाउन पावर एंड ड्यूटीज ऑफ वेरियस इनकम टैक्स अथॉरिटी। अलग अलग इनकम टैक्स अथॉरिटी को क्या पावर है। इनकम टैक्स अथॉरिटी मतलब सर, इनकम टैक्स अथॉरिटी मतलब होता है असेसिंग ऑफिसर। भैया जो आपकी इनकम का असेसमेंट करेगा, आपने लाके तो दिया लेकिन उसको चेक करना पड़ेगा कि तुमने सही किया, तो चेक तो करेगा, उसे कहते हैं असेसिंग ऑफिसर। जो असेसमेंट करता है उसे हम कहेंगे असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर के ऊपर होता है कमिश्नर, उसमें भी होते हैं जॉइंट असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, उसके ऊपर ऐसे लोग आते जाते हैं। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सबसे ऊपर रहता है, उसके नीचे सीबीडीटी रहता है। सर ये सब क्या है, ये सब बाद में बता, ये सब चीजें फिलहाल काम की नहीं है। फिलहाल क्या समझना है, क्योंकि ये ना प्रोसीजर से चलना पड़ेगा आपके लिए। मैं बता रहा हूँ बार बार, इनकम टैक्स नया नया है। 11th में जब अकाउंट्स आपने पढ़ा होगा तो डेबिट का मतलब भी समझना पड़ता होगा, लेकिन अभी कल जुबैर सर ने पढ़ाया तो क्या आपने उनको पूछा डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, नहीं पूछा। लेकिन इनकम टैक्स में हर चीज का मतलब आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो और मुझे हर चीज का मतलब आपको बताना पड़ेगा, इसीलिए वो चीजें बाद में। तो सर अभी क्या बता रहे हैं आप, अभी मैं बताता हूँ अमेंडमेंट क्या होते हैं। हर साल इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट होते हैं, चेंजेस लाती है गवर्नमेंट कि इस साल क्या हिसाब से टैक्स भरना है, कैसे भरना है। तो ये कब आता है, ये बजट में आता है। Every year a budget is presented before parliament by the finance minister। अभी कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, हमारी मैडम निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अब बजट में तो बेटा बहुत सारी बातें की जाती है, किसानों का कर्जा माफ, ये वो ऐसी बहुत सारी बातें की जाती है, लेकिन हमारे काम का क्या है फिलहाल, एज ए बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे काम का क्या है, टैक्सेशन से रिलेटेड क्या है सर, किससे रिलेटेड, कम ऑन बोलो बेटा, बोलो बोलो, टैक्सेशन से रिलेटेड क्या है। हमको तो वो समझना है, हम तो सीए स्टूडेंट है। तो इसीलिए कहता हूँ बजट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट फाइनेंशियल प्रपोजल रखती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रखती है, फाइनेंशियल प्रपोजल फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओहो हो, बहुत बड़ी बात कह दी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कंपोनेंट ऑफ बजट इज फाइनेंस बिल which declares financial proposal of central government for next financial year। बहुत बड़ी बात है, इसमें रहस्य छुपा हुआ है। देखो समझे तो ठीक, अगर समझे तो मैं अपने आप को शाबाशी दूंगा कि मैं आपको बराबर समझा चुका हूँ। ध्यान से सुनना मेरा सवाल, समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, सवाल का जवाब दे देना बेटा। मुझे एक बात बताओ, अभी बजट कब आने वाला है? 1 फरवरी। 1 फरवरी 2021 को बजट आने वाला है, बराबर। यस सर। Yes, sir. इस तारीख को अगर बजट आता है तो मेरा सवाल का जवाब दो, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ जिसके लिए बजट आ रहा है? 2021। 2022। 21-22। सही बोल रहा नहीं बोल रहा? अरे कॉमन सेंस की बात है सर। फेब्रवरी मार्च में फाइनेंशियल खत्म हो गया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? नेक्स्ट फाइनेंशियल हुआ 21-22। और सीधी बात है ना यार, सोच के देखो, हम क्या हिसाब से टैक्स लेंगे ये पहले बताना पड़ेगा कि बाद में बताना पड़ेगा? ऑब्वियसली पहले ही बताना पड़ेगा ना। भैया आप बता दिए, देखो हम ये हिसाब से आपसे टैक्स लेंगे। अभी आप क्लास लगाओगे तो फीस पहले बताना पड़ेगा कि बाद में बताना पड़ेगा? ये पूरा सा पुराना जमाना तो है नहीं, पहले बताना पड़ेगा सर। पुराना जमाना तो है नहीं कि गुरु दक्षिणा जब भी वो पूरा कंप्लीट हो जाता था फिर गुरु दक्षिणा देते थे। याद है कि पुराने टाइम में ऐसा होता था, गुरु दक्षिणा टाइम से पहले और टीचर भी अच्छे से बेचारे जो दिए ले लेते थे। लेकिन आजकल तो बदमाशी चल रही है, आपको तो पता है, मैं नहीं हूँ, स्वयं बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो बजट में क्या आएगा? इस फाइनेंशियल ईयर के सब कुछ क्या हिसाब से गवर्नमेंट टैक्स लेंगी। कम ऑन, फाइनेंशियल ईयर का दूसरा नाम क्या है? अभी बताओ। फाइनेंशियल को प्रीवियस ईयर कहते हैं।
तो चलो बताओ इस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर क्या हुआ? 22-23 22-23 2023। शाबाश। यानी इस साल आप पैसे कमाओ, इस साल आप पैसे कमाओ, और ये बजट में जो हिसाब से हमने आपको पैसे देने का बोला है वो ये साल में हमको दे दो। समझे क्या? इस बजट में हमने आपको कहा इस साल पैसे। हाँ हेलो, क्या हुआ बेटा, कुछ बोल रहे थे? नहीं, आगे चलो। इस आवाज आ रही ना? ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब बराबर है? हाँ यस सर। सर। ठीक। Yes, इस sir. साल आप पैसे कमाओ। 2021 में हमने आपको बताया 1 फरवरी 2021 को कि भैया ये हिसाब से टैक्सेशन के रेट रहेंगे, ये हिसाब से इनकम कैलकुलेट करो और हमको टैक्स दो। लेकिन कौन से साल के लिए हमने ये बजट दिया है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या है? 21-22। क्या हुआ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर? 21-22। और उसका असेसमेंट कब होगा? सर ऑब्वियसली 31/3/2022 जिस दिन खत्म होगा उस दिन उसका असेसमेंट हो जाएगा। बराबर है? तो 1/4/2022 से 31/3/2023 ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये उसका हो गया असेसमेंट ईयर। दिस इज फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, एंड दिस इज द असेसमेंट ईयर। आई होप समझ में आई ये बात। तो सर 1/2/2020 को भी बजट आया होगा, है ना? बजट आया होगा। तो इसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या? चलो बोलो। 21-22 नहीं, इसका 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 फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मैंने असेसमेंट ईयर नहीं पूछा। 2021। इसका असेसमेंट ईयर क्या? 21-22 समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? बताओ, मजा आ रहा कि नहीं Yes, sir. असेसमेंट Yes, समझने में? समझ Yes, आया sir. कंसेप्ट? चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये जो अभी बड़बड़ किया ये यहाँ पे आपको छाप के दिया हुआ है। फाइनेंशियल बिल के अंदर प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का। और ये बिल के अंदर क्या रहता है? बिल यानी एक्ट। इस एक्ट में क्या रहता है? वेरियस अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट करती है इन द एरिया, दोनों डायरेक्ट एक्सेस और इनडायरेक्ट एक्सेस में जो भी गवर्नमेंट एरिया लेती। ठीक है। अब फाइनेंस बिल में क्या रहता है? फाइनेंस बिल्स ऑल्सो मेंशन द रेट्स ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर टैक्सेस विच आर गिवन इन फर्स्ट शेड्यूल अटैच टू फाइनेंस बिल। और ये फर्स्ट शेड्यूल के 3 पार्ट है। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये तीनों पार्ट को समझना। दिख तो छोटा सा रहा है लेकिन ये समझना बड़े बड़े टीचर को नहीं आता, ये भी बता देता हूँ मैं। मुझे आता है, पक्की बात, समझा दूंगा आपको। और स्टूडेंट को ये पढ़ाया भी नहीं जाता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आ सकता है। और साथ ही साथ बेटा समझना बहुत जरूरी है। समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर जगह ये काम आएगा। सीए बनने के बाद तो पहले आएगा, लेकिन इसको पढ़ाने के पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूँ। अब सर हमको तो आप ये पढ़ा रहे, हमारे एग्जाम पे क्या असर पड़ेगा ये बताओ। ध्यान देना बेटा, मेरी बात पे ध्यान देना। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंस एक्ट 2020। हम क्या पढ़ने वाले हैं? कम ऑन बोलो। हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंस एक्ट 2020। फाइनेंस एक्ट 2020 का प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ या फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? 1920। अरे क्या बात कर रहे हो यार, 1920 कैसे हुआ पीयूष? अभी आपको बताया था फाइनेंस बिल का बाद का फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंस एक्ट में कौन से साल के रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं? 21-22 21. 1/4/2020 से 31/3/2021। समझे क्या? इस फाइनेंस एक्ट में कौन से साल Yes, के sir. लिखे हुए हैं? 1/4/2020 से 31/3/2021 तक लगने वाले रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसका असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? चलो ये भी बता दो फिर। 21-22. वेरी गुड। यानी प्रीवियस ईयर 2021, तो ऑब्वियसली असेसमेंट ईयर हुआ 21-22। आप लोगों के एग्जाम्स कब है? या तो सर मई में आते हैं या नवंबर में आते हैं। हर साल आते हैं? हाँ सर हर साल आते हैं। 2020 में भी 20 में नहीं हुए थे, 21 में होंगे, 22 में होंगे, 23 में होंगे। अब चीज समझ लो,
कंसेप्ट समझना मेरा बेटा। फाइनेंस एक्ट 20 जो है ये एप्लीकेबल होंगी मई 2021 एंड नवंबर 2021 वाले स्टूडेंट्स को, जिनका अटेम्प्ट जो है इस दौरान है, तो उनको ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे, उनको ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो सर फाइनेंस एक्ट 2021 भी आएंगी, फाइनेंस एक्ट 2021 भी आएंगी ना, अभी कौन से आने वाली है? फाइनेंस एक्ट 2021 आने वाली। तो ये किसको एप्लीकेबल होगा, जरा कॉमन सेंस से बताना। 21-22 सर। ये वेरी गुड। 21-22 फाइनेंशियल ईयर होगा, असेसमेंट ईयर होगा 22-23। लेकिन Yes, sir. अगर आपका अटेम्प्ट मई 2022 है तो आपको ये फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगी, या आपका अटेम्प्ट नवंबर 2022 है तो आपको ये फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगी। अभी मुझे बताइए आपका अटेम्प्ट कौन सा है? आपका अटेम्प्ट कौन सा है? नवंबर 2020। वेरी गुड। तो आपको कौन सी फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है बच्चों? 2020। आपको कौन सा प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है बच्चों? 2021। आयुष फिर गलत कर दिया। 2021 प्रीवियस ईयर हुआ ना बेटा फाइनेंस एक्ट में? कौन से ईयर? अरे यार गलती करूं कैसे चलेगा? कौन सा असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल है बच्चों? 21-22। बहुत आसान है, प्रीवियस ईयर 21-22। बराबर है। ये आप लोगों को एप्लीकेबल है। तो मुझे एक बात बताओ, ये फाइनेंस एक्ट आ चुकी है कि आने की है? आ गई। आ चुकी सर, 1 साल पहले आ गई सर, 1 साल पहले आ गई सर। ये देखो ना 2020 में आ गई थी, तब तो लॉकडाउन भी नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था लॉकडाउन? 1 फरवरी को आई थी ना, लॉकडाउन कहाँ हुआ था? तो सर अभी जो फाइनेंस एक्ट आने वाली है वो कौन सी है? अभी फाइनेंस एक्ट आने वाली है 2021। तो ये क्या आपको एप्लीकेबल है ना? नहीं। तो अटेम्प्ट में नहीं है, नवंबर में नहीं है, ये उनको आने वाले बच्चों का एप्लीकेबल है। लेकिन इन केस अगर आप पास नहीं होते हो, ऐसा नहीं होगा भगवान ना करे, तो फिर बैंड बज जाएंगी तुम्हारी। मई 22 अटेम्प्ट आएगा और मई 22 अटेम्प्ट में आपको फाइनेंस एक्ट ये एप्लीकेबल हो जाएंगी। यानी जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसमें चेंजेस आ जाएंगे, कुछ तो भी चेंजेस आएंगे। तो जो चेंजेस आएंगे वो पढ़ने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। ये समझ में आया क्या कौन सी एक्ट आपको एप्लीकेबल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? यस सर। समझ में आया पक्का सबको? यस सर। हाँ सर। यस बेटा सर। कुछ भी डाउट रहे ना पूछ लेने का। देखो मैं वैसे भी डाउट पूछते तो मैं कुछ बोलता नहीं, ये आप लोग काफी लोगों को पता है, नए लोगों को भी बता देता हूँ फ्रेंड्स, डाउट में मैं कभी चिल्लाता नहीं। ये बात कभी भी ध्यान रखना, आपको कैसा भी डाउट रहे, कुछ भी रहे, मेरे लिए सिली हो सकता है लेकिन आपके लिए कभी सिली नहीं होगा डाउट, ठीक है? तो ये डाउट हमेशा पूछ लेना, आपका कोई भी डाउट रहे। आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो, आप डाउट पर्सनली पूछ सकते हो, क्लास के बाद पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शन। जो लोग अच्छे से जानते हैं मुझे उनको पता है सर डाउट क्लियर कर देते हैं, कभी कुछ नहीं बोलते, और जो नहीं जानते वो जान लो, ठीक है बेटा? फिर से वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नो सर। नहीं हो रही है, ठीक। चलिए अब बेसिक कंसेप्ट पे एक बार फिर आता हूँ, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। फाइनेंस बिल के अंदर 3 शेड्यूल है, फाइनेंस बिल में 3 शेड्यूल है, ये हमारे काम के हैं, बराबर है? सॉरी, फाइनेंस बिल के अंदर जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके 3 पार्ट है, वो हमारे काम के, ठीक है? फाइनेंस बिल का जो फर्स्ट शेड्यूल है ना, उसके अंदर रेट्स ऑफ इनकम टैक्स दिए हुए हैं, और रेट्स ऑफ इनकम टैक्स के 3 पार्ट है। अब ये पढ़ाने के पहले मुझे कुछ आपको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ चीज समझाना बहुत जरूरी है। ये कंसेप्ट जो है बेटा, ये समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा जिसका नाम है टीडीएस। क्या नाम है? टीडीएस। टीडीएस का कभी नाम सुना है क्या आपने? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यस। नाम सुना है Yes, sir. टीडीएस का? Yes, ना sir. होगा सर, टीडीएस कटता है ऐसा सुना है, टीडीएस कटेगा, टीडीएस कटेगा ऐसा सुना है, बराबर? अब है क्या बताऊं क्या आपको, गवर्नमेंट बड़ी बदमाश है फ्रेंड्स। ब्रेक हो रहा है क्या आवाज? नहीं सर। यस सर। और कोई यस बोल रहा, कोई नो बोल रहा। यस हो सर, सकता है ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है क्या? क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, अगर उसमें आवाज ब्रेक हो तो पढ़ा के कोई मतलब नहीं है, सीधी सीधी बात, कुछ नहीं समझेंगे।
ब्रेक हो सर, ब्रेक हो ही आवाज। वीडियो भी ब्रेक हो रहा है। नहीं सर, वीडियो ब्रेक नहीं हो रहा। तो क्या करूं, कंटिन्यू करूं? मतलब आवाज अगर ब्रेक हो रही बहुत ज्यादा तो फिर नहीं कंटिन्यू। आप बताइए बेटा कैसा करूं, मतलब आप सर जैसा करिए बोलो ना वैसा हो। कंटिन्यू। कर कंटिन्यू करूं ना? ठीक है, ब्रेक हो तो Yes, बताना sir. मेरे को। वैसे नेटवर्क तो यहाँ पूरा है यार, नेटवर्क की तो प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। जो मैं नेटवर्क फिर चेक करता हूँ। नेटवर्क तो पूरा है बेटा। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, टीडीएस नाम का। अभी तो सर आपने कहा था कि जो असेसमेंट होता है वो अगले साल होता है ना। मान लीजिए प्रीवियस ईयर, अभी कौन सा चालू है अपना प्रीवियस ईयर? 2021, ये प्रीवियस ईयर चालू है, बराबर है। 2021 ये प्रीवियस ईयर चालू है अभी। अभी अपनी डेट क्या है, आज की डेट क्या है? कम ऑन बताओ ना, आज की डेट क्या है? 9 जनवरी। आज की डेट क्या है? 9 तारीख है, 6 जनवरी। 6 जनवरी 2021। तो अभी हम कौन से प्रीवियस ईयर में है? इस प्रीवियस ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में बैठे। अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ, तो इस प्रीवियस ईयर या इस फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट कब होगा? 21, बराबर है, 21, 22। ठीक है, ठीक है, Yes, सही sir. है बस। गवर्नमेंट समझना, यानी इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए आप एसएससी हो। एसएससी मतलब आपने इनकम कमाई है और मैं गवर्नमेंट हूं। आप 1 साल तक 2020 कर रहे थे, 1 साल तक बैटिंग कर रहे थे, आप 1 साल तक आप इनकम कमा रहे थे, और पूरा साल खत्म होने के बाद मैं आता हूँ, ला भैया पैसे ला दे, मेरा हिसाब दे दे। लगता है क्या गवर्नमेंट इतना रुकेगी? क्या लगता गवर्नमेंट इतना रुकेंगी? 1 साल तक असेसी को कमाने दो, उसके बाद हमको 6 महीने बाद हिसाब दो। गवर्नमेंट को इतना पेशेंस है? लगता आपको? नहीं है। गवर्नमेंट तो भैया बीच में आके बोलेंगी ला भैया कुछ तो ला। क्योंकि क्या होता है, एक साथ जब इनकम कमाते हैं और एक साथ टैक्स भरने की बारी आती है ना, तो असेसी नाटक करता है, बहुत बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ता है। और अगर थोड़ा थोड़ा हर महीने भरना पड़े तो असेसी बराबर दे देगा। थोड़ा थोड़ा ही भरना है ना। कभी सोच के देखो, आप बड़ा खर्चा आता है ना, तो आप लोग क्या करते हो? उसको टालते हो। और अगर छोटा छोटा हर पार्ट में भरना पड़े इंस्टॉलमेंट्स में, तो वो खर्चा आप लोग कर लेते हो। आपको आईफोन खरीदना है, 10-10 हजार हर महीने देना है तो आप खरीद लोगे, लेकिन एक साथ 1 लाख देना है तो आप लोग थोड़ा सोचोगे। वैसे ही गवर्नमेंट आपको सोचने का मौका नहीं देती। गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट लगाया है जिसका नाम है टीडीएस, एंड एक और कंसेप्ट है जिसका नाम है एडवांस टैक्स। क्या नाम है? एडवांस टैक्स। सर ये क्या नया फंडा है? पहले एडवांस टैक्स बताता हूँ, नाम से समझ में आता है। क्या समझ में आता है नाम से? क्या समझ में आ रहा नाम से? सोच के बताओ। कुछ अमाउंट पहले ही दे देना। कुछ अमाउंट पहले ही दे दो भैया, कुछ अमाउंट पहले। अरे तुम तो साल भर इनकम कमा रहे हो ना, तो उसका कुछ अमाउंट हमको पहले ही दे दो। सर ऐसे कैसे असेसमेंट कर लेंगे सर? अभी तो इनकम पूरा साल भर पड़ा है ना। मान लो गवर्नमेंट बोलती है प्रीवियस ईयर के बेसिस में। क्या बोल रहे बेटा? कुछ बोल रहे थे, सही जा रहे थे शायद। चलो, एक साल में प्रीवियस ईयर के कितने बेसिस पे। हाँ, कितने क्वार्टर होते हैं एक साल में? 4 क्वार्टर होते ना एक साल में, नहीं पता? 4 क्वार्टर। यस सर। इस प्रीवियस ईयर के क्या क्वार्टर रहेंगे? चलो बताओ। 1/4/2020 से समझ रहे क्या? ये फर्स्ट क्वार्टर है। सेकेंड क्वार्टर क्या होता है? सर हाँ। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अरे यार। और बाकी लोग सही में वॉइस ब्रेक हो रही है, लैग हो रहा है? नो सर। यस सर। नो सर। यस सर, हो रहा है। सब हो रहा है। तो क्या करूं फिर अब? आप बोलो क्या करूं? कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अभी पढ़ाऊं नहीं समझे तो आप मेरे नाम से गालियां मारोगे, सर आपने बराबर नहीं पढ़ाया।
है ना? सर अच्छा, अभी चलो, अभी से छोड़ो। राइटिंग में करा रहे हो ना, तो बता दो। अरे बेटा बोलना भी तो पड़ेगा ना, राइटिंग में क्या होगा, समझना भी तो पड़ेगा। अच्छा चलो वो छोड़ो, जितना पढ़ा है वो समझ में आया क्या? प्रीवियस ईयर असेसमेंट यार ये सब कुछ कंसेप्ट समझ में आया क्या, ये बताइए। चलो पहले टीडीएस हाँ जी एडवांस सर। बाद में। हाँ जी सर, अब अच्छे आया से है। समझ में आया? Yes, sir. एकदम Yes, एकदम sir. अच्छे से। सर यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है बेटा, तो एक काम करते हैं, हम आज सेशन एंड करते हैं थोड़ा जल्दी। हम आज सेशन एंड करते हैं थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि मतलब अब आपको नहीं समझ में, मतलब वॉइस ब्रेक हो रही है तो कोई मतलब नहीं वो काम करके। तो एक काम करते हैं, हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर इसी को कंटिन्यू करेंगे। पूरा आपको ये टीडीएस एडवांस टेस्ट का कंसेप्ट मैं पूरा नेक्स्ट सेशन के अंदर बताऊंगा, ठीक है? एंड नेक्स्ट सेशन अपना नेक्स्ट वीक है। तब तक के लिए प्रीवियस ईयर असेसमेंट आप अच्छे से समझ चुके हैं। हाँ, आपको नोट्स जो है बेटा वो शेयर कर दिए जाएंगे आज या कल में वेबसाइट के ऊपर। तो आपको लिंक भी भेज दूंगा मैं ग्रुप पे, तो आप उसको डाउनलोड जरूर करना, उसको पढ़ना जितना पढ़ा है ना बस उतना ही पढ़ना, ठीक है? यस सर। तो फ्रेंड्स आज यही रुकते हैं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं फिर कैसा करना। मतलब ऐसे वॉइस ब्रेक तो नेक्स्ट टाइम तो नहीं होंगी, मैं कहीं और जाके रिकॉर्ड कर, मतलब कहीं और से, मतलब जहाँ स्ट्रॉन्ग वाईफाई नेटवर्क है वहां से मैं क्लास लूंगा आपकी। यहाँ पे भी नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है, यहीं से क्लास लेता था मैं अभी तक, लेकिन कहीं और जाके और क्लास लूंगा या कोई और व्यवस्था करता हूँ 5G की, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ अच्छा एक बात बताओ, कल भी ऐसा हो रहा था क्या नेटवर्क प्रॉब्लम? कल भी हो रहा था? कल भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा। सर कल भी थोड़ा हो रहा बहुत हो था रहा ना? था सर कल भी। तो अब आज भी उतना ही हो रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। अरे तो फिर चलने दो ना यार क्लास, उतना तो हो रहा तो फिर चलने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? चलता है सर, चलता है। चलाओ थोड़ा थोड़ा सा, बस हाँ, इतना सर। बता दो, थोड़ा सा हाँ टीडीएस एडवांस सर। हाँ, टेस्ट, सर। ठीक है? हाँ, अभी सर। गवर्नमेंट, चलो स्टार्ट पढ़ते एकदम से नहीं जाते। अरे चले गए क्या कुछ लोग? जाओ मत, एक सेकंड। नहीं गए। सेकेंड क्वार्टर कब से चालू होता है? चलो वो बता दो मेरे को, चलो बताओ क्वार्टर तो बताओ बेटा, क्वार्टर नहीं बताया। 1/7 से 13। थर्ड क्वार्टर, First 10. 1/10, 2020. 31st, 31st. 12, 2020, 1 January 2021, 31st March 2021। गवर्नमेंट बोलती है बेटा एक काम कर, तू बाद में भाग गया तो, तूने बाद में नहीं दिया तो एक काम कर भैया, तू हमको थोड़ा थोड़ा देते रहे, तू तो कैसे दूं? तू क्वार्टरली दे। जैसे ही फर्स्ट क्वार्टर हुआ तूने जितना कमाया ना उसके ऊपर टैक्स दे, जितना कमाया ना उस पे टैक्स दे, जितना कमाया ना उस पे टैक्स दे, जितना कमाया उस पे टैक्स दे, टैक्स दे दे भैया। बाकी रिटर्न बाद में भरेंगे, हिसाब बाद में करेंगे, कम ऑन टैक्स दे। अब ये कंसेप्ट को समझने के लिए आप एक चीज समझो कि आप अपने घर पे फर्नीचर बनवा रहे हो, समझो फर्नीचर का काम हुआ कभी आपके घर पे? फर्नीचर पेंट का काम होता है, वो पेंट करने वाले मजदूर आते हैं, आपको उनको कुछ एडवांस देना पड़ता है कि पूरा काम होने के बाद पैसे लेते हैं वो लोग? नहीं, एडवांस देना जैसे पड़ता है। जैसे काम होता जाता है, कम ऑन, जैसे जैसे काम होता जाता है थोड़ा थोड़ा पैसा देना पड़ता है, फिर फाइनल हिसाब आखिरी में आता है, फाइनल हिसाब यस सर। आखिरी में करते हैं, बराबर है? वैसे ही गवर्नमेंट कहती है थोड़ा थोड़ा हमको निवाला डालते रहो और फाइनल हिसाब आखिरी में करेंगे। तो फाइनल हिसाब में क्या होगा? या तो आपको गवर्नमेंट को देना निकलेगा या आपको गवर्नमेंट से लेना निकलेगा, दोनों भी हो सकता है। आपने गलती से ज्यादा भर दिया हो तो गवर्नमेंट रिफंड कर देंगे, गवर्नमेंट बोलती है हम रिफंड दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर गवर्नमेंट सच्ची में रिफंड देती है? हाँ बेटा सच्ची में रिफंड देती है। पहले प्रॉब्लम होती थी रिफंड में, लेकिन आज के टाइम में रिफंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट स्ट्रोक में रिफंड आ जाते हैं, आपके अकाउंट में सीधा पैसे आ जाते हैं। तो समझना, कंसेप्ट समझना, कम ऑन। एडवांस टैक्स आप हर क्वार्टरली भरोगे और भरने के बाद जब असेसमेंट करोगे, असेसमेंट ईयर में, कौन सा असेसमेंट ईयर? 21, 22, तो आपको या तो रिफंड निकलेगा जो आपने टैक्स भरा उसका, या फिर और टैक्स भरना पड़ेगा, एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा।
तो भैया एडिशनल टैक्स भर दीजिए या रिफंड ले लीजिए। कंसेप्ट समझ में आएगा, सिर्फ कंसेप्ट समझा है, रूल्स रेगुलेशन नहीं बताया एडवांस टैक्स से, समझ लेना। रूल्स ऐसे नहीं है, रूल्स थोड़े चेंज है, लेकिन अभी सिर्फ कंसेप्ट समझाना इंपॉर्टेंट है। कम ऑन, समझा कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। समझ गया, बहुत अच्छी यस बात, सर, बहुत यस सर, अच्छी बात, समझा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक सर, बात बताओ, जैसे इन्होंने क्वार्टरली करे वैसे मंथली भी कर सकते हैं। कुछ नहीं नहीं, आपको कभी भी भरना आप भर सकते हैं, गवर्नमेंट पैसे देने के लिए कभी मना नहीं करेगी, लेकिन कम से कम क्वार्टरली। अब इसमें पता है क्या एडवांस टैक्स में पीयूष, इसके अंदर रूल्स है कि किसको मंथली भरना है और किसको क्वार्टरली भरना है, ये रूल्स है। तो एडवांस टैक्स में अभी रूल्स नहीं पढ़ा रहा आपको, आप समझो बात, मैं रूल्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ बढ़ा रहा हूँ कि एडवांस टैक्स क्या होता है, समझ आई बात। तो रूल्स किसको कब भरना, yes, sir. कैसे भरना, ये तो अपन 9th चैप्टर में देखेंगे, जिसमें एडवांस टैक्स अपन पढ़ने वाले हैं। 9 नहीं, सॉरी 13 चैप्टर Yes, में, sir. 13 चैप्टर में हम देखेंगे, लेकिन अभी कंसेप्ट समझना है। और एक कंसेप्ट है टीडीएस, जो 11th चैप्टर है आपका, लेकिन इसका कंसेप्ट पढ़ाता हूँ। टीडीएस, टीडीएस का मतलब होता है, अच्छा वो एडवांस टैक्स कंसेप्ट समझ में आएगा? कम ऑन फ्रेंड्स, पहले बताओ, यस नहीं बोलो, Yes, यस हाथ sir. उठाओ, यस सर। नहीं है तो वैसा बताओ। समझा सिर्फ सर। कंसेप्ट समझ में, सिर्फ कंसेप्ट। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। हाँ, एक और अच्छा सजेशन है, जिसको वॉइस ब्रेकआउट हो रहा है, लॉग आउट करके वापस लॉग इन करो। जिसका वॉइस ब्रेक हो रहा है ना, लॉग आउट करके लॉग इन करो, ठीक है। चलिए, तो अभी हम आते हैं टीडीएस के कंसेप्ट पे। क्या होता सर टीडीएस? टीडीएस का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड सोर्स। वाह क्या बात है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब भी बता दो फिर, बताए क्या मतलब, क्या होता है ये? सैलरी में से ही पैसे काट लेना। सिर्फ सैलरी नहीं, और भी बहुत सारी चीजें। यानी गवर्नमेंट पता है क्या कहती है? गवर्नमेंट दो तरह के लोग होते हैं बेटा, एक होता है पेयर और एक होता है पेई। एक होता है, और इसी पेयर मतलब जैसे आप मेरे यहाँ जॉब करते हो, ठीक है, मेरा नाम निखिल, आपका नाम मान लो पीयूष, ठीक है, आप मेरे यहाँ जॉब करते हो, तो मैं आपको क्या दूंगा? सैलरी। मैं आपको क्या दूंगा? सैलरी। मतलब आपको क्या हुई? इनकम हुई। क्या हुई आपको? इनकम हुई, पैसे आए। टैक्स किसको देना है? टैक्स कौन देगा? पीयूष देगा। इनकम किसने कमाई? पीयूष ने कमाई। जो आदमी इनकम कमाता है उसको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ एक कंसेप्ट बीच में घुसाया जिसका नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जहां से इनकम का सोर्स जनरेट हो रहा है वही टैक्स काट लो। फिर से बताता हूँ, जहां से इनकम का सोर्स जनरेट हो रहा है वही टैक्स काटो। अरे सोर्स कहां से हो रहा है? निखिल से कि पीयूष से? निखिल से। मैं सोर्स दे रहा हूं, मैं हूं वो सोर्स जहां से पीयूष को इनकम मिल रही है। तो मुझे गवर्नमेंट आके कहेंगी, मुझे ए तू पेयर है ना, तो बोलूंगा हाँ, तू टैक्स काट। डिडक्टर बना दिया मुझे, डिडक्टर, तू टैक्स काट। अरे क्यों नहीं? हम बोल रहे हैं उतना करो। तो पीयूष की सैलरी कितनी है? पीयूष की सैलरी 1 लाख रुपया है। अब मान लो गवर्नमेंट ने बोला 10% से टैक्स काट ले इसका, मान लो टीडीएस का रेट गवर्नमेंट देती है, ठीक है, 10% से टैक्स काट। तो अब पता है मैं क्या करूंगा? मैं पीयूष को 1 लाख का पेमेंट नहीं करूंगा, मैं 10,000 रुपए काट के पीयूष को 90,000 रुपया दूंगा और ये 10,000 मैं गवर्नमेंट को जमा कर दूंगा। गवर्नमेंट को जमा तो किया, लेकिन ये पैसे किसके हैं? किसका टैक्स है? ये पीयूष का टैक्स है ना। तो गवर्नमेंट को मैं ये बताऊंगा, ये देखो, ये पीयूष नाम के आदमी का ये टैक्स मैं आपको दे रहा हूँ। क्या बताया मैंने? पीयूष नाम के आदमी का ये टैक्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो मान लो ऐसा हर महीने किया तो साल भर में गवर्नमेंट के पास पीयूष के कितने टैक्स जमा हो गया? 1,20,000 जमा हो गया पीयूष के टैक्स गवर्नमेंट के पास। अब साल कंप्लीट हो गया, ये सब प्रीवियस ईयर में हो रहा है, ये सब प्रीवियस ईयर में पहले ही टैक्स काट लिए गवर्नमेंट ने, प्रीवियस ईयर में। अब पीयूष बेचारा अपनी इनकम असेस करने बैठा, सॉरी असेसमेंट ईयर में असेस करने बैठा, तो उसने असेस किया तो उसको टैक्स लायबिलिटी आती है 1,30,000 रुपए की टैक्स लायबिलिटी।
तो अब पीयूष क्या करेगा? पीयूष को टैक्स लाइबिलिटी आती 1,30,000 की, तो पीयूष क्या बोलेगा? अरे 1,20,000 तो पहले ही दे दिए, 1,20,000 तो पहले दे दिए कि नहीं दे दिए? पीयूष दिए कि नहीं 1,20,000? यस सर, दिए ना? ये देखो ना, 10,000 अरे टेबल है वो पेड कर दे। देखो डिडक्टर कौन है? भले ही मैं डिडक्टर हूँ, मैंने सिर्फ क्या काम किया? कम ऑन म्यूट करो पीयूष, म्यूट करो। हाँ, मैंने क्या किया? मैंने पीयूष का टैक्स काट के गवर्नमेंट को दिया। मैंने सिर्फ इतना काम किया कि गवर्नमेंट ने मुझे बोला, क्योंकि सोर्स कौन था? कहाँ से इनकम जनरेट हो रही थी? मेरे से, मैं सोर्स था, तो टैक्स वहीं काट ले भैया। तो पीयूष हुआ डिडक्टी। क्या हुआ? डिडक्टी मतलब क्या? जिसका टैक्स काटा गया है वो डिडक्टी, जिसका टैक्स काटा गया। अब पीयूष ने असेसमेंट किया 1,30,000 की टैक्स लाइबिलिटी आ रही, तो भैया एडवांस में, या एडवांस नहीं, टीडीएस कितना भरा है? 1,20,000। तो बैलेंस टैक्स कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 10,000। कंसेप्ट समझ में आया क्या? यस सर। कंसेप्ट समझ में आया? Yes, ऐसा ही Yes, एडवांस sir. टैक्स में होता है, ऐसा ही एडवांस टैक्स में होता है। आपको टैक्स मान लीजिए 1,30,000 लाइबिलिटी आ रही है, और एडवांस टैक्स टीडीएस या एडवांस टैक्स आपने कुछ भरा हुआ है, वो माइनस हो जाता है। अच्छा, मान लो पीयूष की लाइबिलिटी 1,00,000 ही आ रही है, उससे कैलकुलेट किया तो 1,00,000 ही आ रही है, टैक्स तो ज्यादा कट गया। अब क्या होगा? 20,000 गवर्नमेंट रिफंड करेगा। रिफंड करेंगी, 20,000 का गवर्नमेंट रिफंड करेंगी। वेरी गुड। कंसेप्ट समझा क्या? बोलो, कंसेप्ट समझा क्या? यस सर। यस सर, सर यस सर। समझा। अब एक छोटे से सवाल का जवाब टैक्स और देना। टीडीएस में डिफरेंस। क्या बोले बेटा? सर एडवांस टैक्स और टीडीएस में डिफरेंस क्या है? एडवांस टैक्स और टीडीएस में डिफरेंस ये है कि एडवांस टैक्स आपको सेल्फ कैलकुलेट करना पड़ता है। सेल्फ कैलकुलेट, जैसे मान लो आप कहीं जॉब नहीं करते, आप खुद बिजनेस करते हो अपना, तो कौन आपको पैसे देने वाला? कोई नहीं, आप तो प्रॉफिट कमाओगे ना, सेल परचेस करोगे, प्रॉफिट कमाओगे, तो आपका तो कहीं टीडीएस कट ही नहीं सकता, आपका तो कहीं टीडीएस कट ही नहीं सकता, क्योंकि कोई आपको पेमेंट नहीं कर रहा। तो ऐसे केस में आपको खुद होके डिपॉजिट करना पड़ेगा। और पीयूष जैसे जॉब कर रहा है, तो उसको वो बिजनेस नहीं कर, उसको हर महीने सैलरी मिलती है, बराबर है? तो ऐसे केस में टीडीएस कट जाएगा, तो पीयूष को एडवांस टैक्स जमा करने की जरूरत ही नहीं। हालांकि ये समझ लो, पीयूष ने अगर लॉटरी खेली अप्रैल महीने में, और वो लॉटरी से उसको 1 करोड़ रुपए की कमाई हो गई, तो पीयूष को उसका एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं, लॉटरी के ऊपर एक टीडीएस नाम का कंसेप्ट है। जो भी केबीसी खेलते, केबीसी, विनिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स, लॉटरी, इसको कैजुअल इनकम बोलते हैं। कैजुअल इनकम मतलब जिस इनकम के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। घोड़ा रेस में पैसा लगाया, लॉटरी लग गई, क्रॉसवर्ड पजल में जीता, केबीसी में जीता, इस टाइप की गेम, गैम्बलिंग, दारू, जुआ वगैरह, ये सब में आपने अगर पैसे जीते, इसको कैजुअल इनकम बोलते हैं। मेहनत किया क्या उसके लिए? ये कौन सा खेल हुआ? नसीब का। ये कौन सा खेल था? नसीब का खेल था, मेहनत नहीं किया, इसे कैजुअल इनकम कहते हैं। तो जो कैजुअल इनकम आपको देता है ना, मान लीजिए अमिताभ बच्चन लिखते ना, इतने रुपए आपके खाते में ट्रांसफर, तो ट्रांसफर उतने रुपए नहीं होते, 30% टैक्स कट के ट्रांसफर होता है, उसे कहते हैं टीडीएस। समझे नहीं समझे? 30% रेट है उसकी। समझे नहीं समझे? मतलब मान लीजिए मैं अमिताभ बच्चन हूँ और आप केबीसी खेलने आए, आप 1 करोड़ रुपए जीत गए, वो ऐसा मोबाइल दिखाते हैं अमिताभ बच्चन, ये देखो आपके इसमें इतने पैसे, उतने जाते नहीं है, वो 1 करोड़ रुपए में 30 लाख रुपए टैक्स काटेंगे, और आपको कितने देंगे? 70 लाख, और बचे 30 लाख जाएंगे गवर्नमेंट को। समझ आया क्या बात? इसे कहते हैं, गवर्नमेंट ने इतनी चालाकी से हर जगह टीडीएस को डाल दिया, हर जगह टीडीएस को डाल दिया, काटना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, एडवांस टैक्स कई बार भरने की जरूरत ही नहीं आती, टैक्स पहले ही कट जाता है, हमको टैक्स कट के ही पैसा हाथ में मिलता है, फिर हम हिसाब किताब करते हैं साल के एंड में। खैर, टीडीएस और एडवांस टैक्स का कंसेप्ट बेटा 11th चैप्टर में हम लोग तब उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल मेरा बताने का क्या काम था? ये बताने का ये काम था, मुझे एक बात बताओ, अभी सर आपने बोला